नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 28 अक्टूबर को चुनाव, दूसरे चरण में 3 नवंबर को होगा। साथ ही आपको बता दें 7 नवंबर को तीसरे दौर का मतदान होना है। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान। 10 नवंबर को आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ये भूलिए मत। और इस दौरान क्या क्या शर्तें रहेंगी, क्या क्या आपको रियायतें मिलेंगी और क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। इससे ज्यादा गाड़ियां अगर आप लेकर आएंगे तो सीधे तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नामांकन में सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले आपने देखा कि पूरे लाव लश्कर के साथ में जो प्रत्याशी होते हैं नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते हैं। ऑनलाइन भी आप मतदान कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा बदलाव है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही आपको प्रचार प्रसार करना है। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। कोरोना मरीज भी वोट डाल पाएंगे। कोरोना मरीज ऑनलाइन डालेंगे वोट। हर पोलिंग बूथ पर साबुन सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। इस बार 1 घंटे ज्यादा डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान होगा। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक ही मतदान होता आया है, लेकिन अब इसे कोरोना काल में देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए टाइम को 1 घंटे की रियायत दी गई है। तो कोरोना काल में तैयारियां भी चुनाव की शुरू हो चुकी हैं। किस तरीके से तैयारियां हो रही है ये भी आपको बताते हैं। चुनाव में 7 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करेंगे। जी हां, पूरा आंकड़ा आ चुका है। 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं। 16 लाख मतदान करेंगे। 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे और इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता होंगे। इस बार चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएगी। 46 लाख मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। साथ ही 6 लाख फेस शील्ड को भी उपयोग में लाने की तैयारी में चुनाव आयोग पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब ये समझिए कि आखिरकार तीनों चरणों में मतदान की तैयारी कैसे है। पहले चरण की बात करते हैं। 31,000 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। दूसरे चरण की बात करें 42,000 पोलिंग स्टेशन है और तीसरे चरण में 33,5 हजार पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं, जहां अपने अपने हिसाब से पोलिंग पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अब सीटों का समीकरण भी समझ लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 243 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। जेडीयू को पिछले चुनाव में 71 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी। ये बड़ी खबर आपको हम पूरा विस्तार से लगातार बता रहे हैं। चुनावों का ऐलान, हर किसी को इसी बात का इंतजार था, खासतौर पर जेडीयू, आरजेडी, महागठबंधन, तमाम ऐसे दल हैं बिहार में जो इस समय कहीं ना कहीं इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार वो समय कब आएगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग की तरफ से किया जाएगा। सर्वेश मिश्रा ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, तैयारियां काफी समय से चल रही थी तमाम दलों में, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, जाहिर तौर पर, और आखिरकार अब तारीखों का ऐलान आ चुका है। तैयारियां किस तरीके से अब शुरू हुई है, किस तरीके का उत्साह बिहार में राजनीतिक दलों में आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी इसकी दे दी है। इस पर पोलिंग टाइम 1 घंटा बढ़ा भी दिया गया है। सुनील अरोड़ा ने कोरोना काल में यह पहला चुनाव है बताया। विश्व के 70 देशों ने इस चुनाव को टाल दिया था, जैसा कि पहले भी बताया गया। यहाँ पुरुष मतदाता की संख्या 3 करोड़ 79 लाख है। महिला मतदाता की संख्या इस बार 3 करोड़ 39 लाख होंगे। जी, कोरोना काल को लेकर किस तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं इस बार? ऑनलाइन वोटिंग का जो प्रोसीजर बताया गया है आयोग की तरफ से कि जो कोरोना के पेशेंट हैं वो फिक्र ना करें, जो बिहार के वोटर्स हैं अगर उनको कोरोना है भी तो वो हॉस्पिटल में रहते हुए ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। क्या प्रावधान है, कैसे तैयारी की जा रही है, विस्तार से बताइए। चलिए, संपर्क टूट गया है।
तो बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें तब्दीली की गई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस बार कोरोना काल है, तैयारियां बहुत ऊंचे स्तर पर करनी पड़ेंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप कैसे पोलिंग बूथ पर वोटिंग पड़वाते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल होगा। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें कितनी मुस्तैदी अपनी दिखा पाएगा, खास तौर पर कोरोना के पेशेंट्स के लिए जो ऑनलाइन वोटिंग करनी है, इसका जो सिस्टम नया बनाया गया है, इसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। खबर नोएडा से है, जहां कृषि बिल के खिलाफ में किसानों का हल्ला बोल। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पहुंचे किसान, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर पहुंचे किसान। आज देश भर में किसान चक्का जाम कर रहे हैं। यूपी पुलिस किसानों को रोकने के लिए तैनात हो चुकी है। कृषि बिल जो 3 अध्यादेश लेकर आई सरकार, उसको लेकर सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन यहां लगातार जारी है। अभी तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छुटपुट तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन किसानों का देखा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उनको कहीं ना कहीं जो सरकार नया कानून लेकर आ रही है कृषि बिल में, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब जोरदार तरीके से पूरे भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। नोएडा में सैकड़ों की संख्या में किसान ने हल्ला बोल किया है और सेक्टर के नोएडा सेक्टर 14A दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा पूरा चक्का जाम कर दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, किसानों ने जितने भी रास्ते थे उन सब पे ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके पूरा एकदम चक्का जाम कर दिया गया है और उनकी जो मांग थी वो नहीं मानी जाएगी जब तक वो यहाँ से ये ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं हटाएंगे। आज पूरे देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बिल पास हुआ था, जो उनका हक था, वो उसमें नहीं था। इस चीज़ के लेकर के वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया है। भारी संख्या में जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस फोर्स के द्वारा जो आला अधिकारी है वो किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1। तो तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी हैं। ये नोएडा की तस्वीर है, जहां से कूच करते हुए ये तमाम जो किसान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनके साथ में गलत किया जा रहा है। जो कृषि बिल लेकर सरकार आई है वो किसानों के हित में नहीं है। लगातार विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। टीएमसी की बात कर लें, यूपी की बात करें खास तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन सभी का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। लखनऊ विश्वविद्यालय की परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षाओं के कारण स्थगित की गई है परास्नातक परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। 3 और 6 अक्टूबर को होंगी अब स्थगित परीक्षाएं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने नई परीक्षा तिथि का ऐलान किया है। 3 और 6 अक्टूबर को अब स्थगित परीक्षाओं को दोबारा से करवाया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी की परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा तिथियों में तब्दीली की गई है। खबर बागपत से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने NH 709 को जाम कर दिया है। सड़कों पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता खाने का सामान लेकर हाईवे पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लोग कृषि अध्यादेश बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ौद क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगाया गया। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने मोदी नगर और हापुड़ चुंगी चौराहे पर भी चक्का जाम करने की चेतावनी दे डाली है। हालांकि शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। चुंगी पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ में RRF और PS बल की तैनात की गई है। इतना ही नहीं, गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इलाकों को सेक्टर्स में बांट दिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। पहले से ही सूचना आ गई थी और शासन के भी निर्देश है और चूँकि ये देशव्यापी है, हर जगह इन्होंने ज्ञापन देने के लिए और चक्का जाम की बात कही है। तो पूरे ज़िले में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से सेक्टर स्कीम लागू है और हर जगह मजिस्ट्रेट तैनात है। सभी लोगों से बातचीत कर ली गई है और जो भी चेंजेज हैं वो बड़े लेवल के हैं। यहाँ से ज्ञापन हम शांतिपूर्व लेके उनको वहाँ पे भेज देंगे। सब जगह पुलिस मजिस्ट्रेट ज्वाइंटली तैनात हैं और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं किसी भी स्थिति में।
किसानों को चक्का जाम की आज बात कही गई है, तो किस तरीके से प्रिंसिपल खराब किया गया? जैसा कि एडीएम साहब ने बताया, जो आंदोलन है पूरा देशव्यापी है और इसको देख करके जो हमारी जितने भी बल होते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों के चक्का जाम के बाद अपने वाहन जाम से निकलवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से महिलाएं मिन्नतें करती दिखाई दी। देखिए संवाददाता सचिन जौहरी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज पूरे देश में चक्का जाम और किसान कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे 58 पर जाम लग चुका है, चक्का जाम हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और लगातार यहाँ पर जो जाम में फंस गई हैं महिलाएं और युवक जो अभी हैं, जिनके वाहन फंस चुके हैं और वो बार बार मिन्नतें कर रहे हैं किसान यूनियन के। और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस व्यवस्था भी की गई है, भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। खबर कानपुर से है, जहां युवक ने लगाए देश विरोधी नारे। युवक का देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। खुद को कानपुर का बता रहा है अब्दुल रहमान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता इस वायरल वीडियो की किसी प्रकार की कोई भी पुष्टि। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। तो हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। युवक देश विरोधी नारा लगाता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। कौन है, कहां का है, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, कानपुर का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। क्यों इस तरीके की नारेबाजी कर रहा है? प्रशासन क्या वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है? ये भी अपने आप में सवाल है कि आखिरकार ऐसी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, ट्विटर हैंडल पे भी, जनपद की पुलिस उस पर, तो उसमें हम दिखवा रहे हैं। वो वीडियो सर्विलांस और साइबर सेल को बता दिया गया है। वो ट्रेस किया जा रहा है किसके आईडी पे वो डाला गया है और कौन व्यक्ति है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जैसे ही उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अश्वनी निगम अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस वीडियो को लेकर, कोई डिटेल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो है कानपुर के सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो व्यक्ति है जो बोल रहा है खुद कि मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर का रहने वाला हूं और हिंदुस्तान का मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से जो है साइबर क्राइम को जाँच के लिए दे दिया गया है, जाँच की जा रही है। इसके बाद जैसे ही अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसकी जानकारी खुद डीआईजी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। प्रयागराज पुलिस ने पंचायत चुनाव में रंजिश को लेकर की गई रमेश सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि रमेश सिंह की हत्या पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंद्विता के चलते की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव में रमेश सिंह को हत्यारोपियों ने मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हुए आरोपियों को आशंका थी कि रमेश सिंह पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होंगे और हार की आशंका को देखते हुए रमेश सिंह को पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान बनाया गया, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। 16/9/2020 को हुई थी, जब शाम को 5:30 बजे के लगभग रमेश सिंह को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी उनकी। तुरंत ही पुलिस टीम ने, मैं खुद वहां पर विजिट किया था, हमने साथियों को देखा, उनके घर से, परिवार वालों से, परिजनों से सबसे बात की गई। बातचीत करने के बाद से देखा गया कि उनकी पुरानी दुश्मनी उसी गाँव के प्रधान से है। पहले भी वो उनको धमकी दे चुके हैं, ये बताया गया था। इसके पूर्व जो प्रधानी के चुनाव में भी बताया गया था कि जो पंचम है, जो उसमें प्रधान है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दबिश डाली। इस पूरे प्रकरण में वो नामजद भी थे। दबिश डालने के बाद से हमें पता चला कि वो एक संतोष कुमार यादव के साथ आजकल देखे गए हैं। उस संतोष यादव को जब हमने पकड़ा, संतोष यादव ने फिर पूछताछ की गई उसे। पकड़ने के बाद से तो उसने बताया कि उसने इस घटना को कारित किया है और उसी ने गोली मारी थी वहाँ पर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर भी इस बात की पुष्टि हुई है। उसी के साथ ही पंचम को भी गिरफ्तार।
दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोट इलाके से आसरा प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसके तहत में वो उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाएंगे जो लोग आज भी सड़क पर रहने को मजबूर हैं। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने हर जगह रैन बसेरे की सुविधा सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए की है, लेकिन उसके बावजूद काफी लोग सड़क पर रहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत में सड़क पर रहने वाले लोगों को जागरूक करके रैन बसेरे तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उनको सरकार के अधिकार और योजनाओं के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे उनको अपने अधिकार की जानकारी हो और वो उसका लाभ सरकार से ले सके। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है जिन लोगों को कानूनी मदद या फिर उनके अधिकार पाने के लिए मदद किया करती है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आसरा प्रोजेक्ट की पहली बार पहल की गई है। अधिकारों के बारे में सजग करना है। सरकार ने ड्यूसिब ने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जो कि अलग अलग एनजीओज़ के द्वारा रन किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने नाइट शेल्टर्स रात को विज़िट किए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, तो हमने पाया कि नाइट शेल्टर्स में जितनी ऑप्टिमम कैपेसिटी है उससे काफ़ी कम संख्या में लोग रह रहे हैं, जबकि सड़क पे पेवमेंट पे काफ़ी लोग सो रहे थे। तो नाइट शेल्टर्स में जाने के बाद भी हमने ये देखा कि जो लोग वहाँ भी रह रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों के पास जैसे कोई वृद्धावस्था पेंशन का अधिकारी है, कोई विडो पेंशन का अधिकारी है, कोई लाडली स्कीम योजना का अधिकारी है, लेकिन उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता था। तो जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं कराएंगे उनके अधिकार क्या हैं, तो वो अपने अधिकार ले नहीं पाएंगे। तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ये अहम कार्य है कि हम लोगों को जागरूक करा पाएँ उनके अधिकारों के बारे में। के अधिकारों के जिन्होंने इस बीड़े को उठाया और बहुत ही नेक सोची करी कि आज के इस माहौल में, पेंडेमिक में उनकी तरफ ध्यान गया जो शायद इस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं। और हम सबका ये कर्तव्य है कि जो सबसे पंक्ति में पीछे खड़ा है या अंडर प्रिविलेज है या किसी भी कारण वो पीछे रह गया है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लाना, जो उसका राइट है, जो उसके डिज़र्व प्लेस एटलीस्ट वो कुछ हम उसको सुलेस तो दे सकें, थोड़ा सा मलहम तो लगा सकें। यही एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए एक सबसे बड़ा कर्तव्य। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।